बच्चे हमारा जो टॉपिक है वो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। लास्ट टाइम हमने इसमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से पहले वाले जितने भी थे, डुविनियर था, डुविनियर राइट से होते हुए हमने न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव किया, उसके बाद मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल किया और ये सब हमने डिस्कस कर लिया था। अब जब हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आता है तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर सबसे पहले पीरियोडिक लॉ है। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या था बच्चा? दैट ऑल द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। यही डिफरेंस आया था मेंडलीफ में और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंगली क्या था? दैट ऑल द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, जिसकी वजह से वो पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स वगैरह वाला पंगा पड़ रहा था, जिसकी वजह से जब हम उनको अरेंज कर रहे थे तो एनामलेस पेयर्स आ रहे थे कि जो इंक्रीजिंग नंबर ऑफ एटॉमिक मासेस में अरेंज करना था, उसके बावजूद भी एक कम मास वाला, जो बहुत डेसिमल्स में ही डिफरेंस है, लेकिन कम मास वाले को हमने पहले रख दिया था, है ना। अब क्या हो गया? अब वो मासेस का कंसेप्ट ही खत्म हो गया। एक्चुअल में क्या हुआ था, जब डिस्कवरी चल रही थी, चलते चलते एक टाइम ऐसा आया कि एटॉमिक मास के बाद एटॉमिक नंबर डिस्कवर हुआ। जब न्यूक्लियस डिस्कवर हुआ, प्रोटॉन्स डिस्कवर हुए, न्यूट्रॉन्स डिस्कवर हुए, इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर हुए, तो हमने क्या रिसर्च, मतलब बेसिकली हम क्या साइंटिस्ट ने जो भी उस टाइम पे थे जो स्टडीज कर रहे थे, उन्होंने क्या निकाला कि ऑल द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर द फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मासेस का कुछ खास रोल उसमें नहीं था, अपने तरीके से है, लेकिन रिएक्शन के अंदर आउटर मोस्ट शेल में आने वाले इलेक्ट्रॉन्स और उसके कॉन्फ़िगरेशन का ज्यादा बड़ा रोल है, दैट इज एटॉमिक नंबर का ज्यादा रोल है। न्यूट्रॉन्स जो न्यूक्लियस के अंदर है उसका रिएक्शन में कुछ खास लेना देना नहीं। और उसी के बेसिस पे जब एटॉमिक नंबर डिस्कवर हुए, उन्हीं को मेन कंसिडरेशन में रख के ये लॉ दिया गया दैट ऑल द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब समझ में आता है कि आफ्टर सर्टेन इंटरवल, जैसे जैसे एक सर्टेन नंबर कंप्लीट होगा, वो वैल्यू, वो प्रॉपर्टीज खुद को रिपीट करना शुरू कर देंगे। डन है? क्लियर है बच्चे? अब ये हमारे पास, अगर मैं इसमें सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाता हूं, इनमें हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सारे दिख रहे हैं, है ना। ये सारे के सारे फर्स्ट ग्रुप के अंदर आते हैं। अगर मैं पीरियोडिक टेबल की बात करूं तो अपने पास होते क्या? 18 ग्रुप्स हैं और 7 पीरियड्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 पीरियड और 18, 1 2 3 अप टू सो ऑन 18th तक 18 ग्रुप्स हैं। अब एक ग्रुप के अंदर अगर हम देखेंगे तो एक ग्रुप के अंदर बिल्कुल सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट इसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि वो सिमिलर प्रॉपर्टीज पोजेस करते हैं? अभी जैसा मैंने क्या बताया बच्चे कि सिमिलर प्रॉपर्टीज किस बेसिस पे हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे। स्पेसिफिकली जो केमिकल बिहेवियर है किसी भी एटम का, वो उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स या वैलेंसी फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा। अब यहां पर अगर मैं इन की बात करूं, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आने वाली है? 1 1s1, है ना। या मैं अगर 10th लेवल के तरीके से बोहर मॉडल ऑफ एटम के अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो पहली शेल में 1। लिथियम के लिए क्या आएगा? एटॉमिक नंबर 3 है तो 2 और 1। या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2 2s1, इसका 1s1 आया था। सोडियम का क्या आएगा? 281। या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s1। यहां एक तुम्हें कुछ सीक्वेंस दिख रहा है, 1s1 2s1 3s1। इससे मैं एक अंदाजा लगा सकता हूं कि आगे वाले का क्या होना चाहिए, आउटर मोस्ट में 4s1। और अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिखूं 19 की, तो 19 को 2 8 8 1 आउटर मोस्ट शेल में। तो ये समझ में आ रहा है तुम्हें कि हमने क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम के थ्रू मिलने वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिटल्स है 1s2 2s2 2p6, उसको यूज किया, या सिंपल बोहर मॉडल ऑफ एटम जिसमें मैं ऑर्बिट्स के कंसेप्ट को यूज करके 288 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा था, उसको फॉलो किया। दोनों ही सिचुएशन से ये पीरियोडिक टेबल उन दोनों को जस्टिफाई कर रहे हैं। और जिस जिसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, वो सारे एक ग्रुप के अंदर लाई कर रहे हैं कि नहीं? वो सारे के सारे कहां आ रहे हैं? वो एग्जैक्टली एक ग्रुप के अंदर आ रहे हैं। किसी को इसमें दिक्कत है बच्चे ये सोचने में? ये जितने भी हैं
ये सारे एक ग्रुप में जितने भी हैं ये सारे कौन है, ये वो सब हैं जिनके आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली है कि नहीं। और इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंगली हमारे पास है क्या 1s1 2s1 3s1 4s1 और फिर 4s1 के बाद 5s1 ऐसे ही आएगा, फिर 6s1 और फिर ये 7s1। मतलब सारे के सारों का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल के अंदर लाई कर रहा है और s ऑर्बिटल में भी एक इलेक्ट्रॉन के साथ। तो पहली बात तो इनको हम s ऑर्बिटल एलिमेंट्स कह सकते हैं कि नहीं। ये जो एलिमेंट हैं ये सारे किसको बिलोंग कर रहे हैं, ये सारे s ऑर्बिटल को बिलोंग कर रहे हैं और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ns1 मैं लिख सकता हूं, किसी को दिक्कत, पक्का। इसी तरीके से आगे वाले की अगर मैं बात करूंगा तो ये ns2 आ जाएगा, बेरिलियम का 2s2, मैग्नीशियम का 3s2, फिर 4s2 5s2 6s2 7s2। इनका भी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कहां कर रहा है s ऑर्बिटल के अंदर और दो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ns2 और ये भी s ऑर्बिटल एलिमेंट हुए। तो इन दोनों को मैं मिला जुला के s ऑर्बिटल एलिमेंट्स का नाम दे सकता हूं। क्लियर है ये। इसी तरीके से अगर हम आगे जाएंगे तो ये p ऑर्बिटल आ जाएंगे, ये d ऑर्बिटल आ जाएंगे और ये वाले f ऑर्बिटल आ जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हुए। जैसे जैसे अभी चैप्टर प्रोसीड करेगा हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में भी बात अभी करने वाले हैं। ये बात समझ में आ रही जो अभी तक हमने किया। अब यहां तुम देखोगे कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो डिस्कवर्ड नहीं है। अब एक दो और इनमें से कुछ मिल गया है जो डिस्कवर हो चुके हैं, लेकिन अगर इनकी बात करें 113 114 115 16 17 18 इनके लिए खाली जगह छोड़ी हुई है कि अगर इनसे मिलती जुलती कोई हमारे पास नोबल गैसेस से मिलता जुलता कोई एलिमेंट मिलेगा और जिसका हैवी मास होगा तो वो कहीं यहां लाई करेगा, 118 वाला होगा तो हेलोजेंस वाला यहां करेगा, फिर बाकी वाले यहां। तो अगर ऐसा ही है तो यहां नाम कैसे रखा है, नाम देख पा रहे हो, यहां पे कुछ नाम रखे हुए हैं, है ना। अनयूट्रियम, अनक्वाडियम, ये कैसे है ये। अब ये बेसिकली है क्या, ये एक रूल है, हाँ जी, नंबर्स के हिसाब से। वो नंबर्स के हिसाब से क्या है ये देखो, ये हमारे पास सीधा सा रूल है बच्चा। रूल के अकॉर्डिंगली हमारे पास क्या है, इन रूल्स के अकॉर्डिंगली अपने पास है अगर डिजिट 0 है तो उसका नाम क्या आएगा, निल, एब्रिविएशन n। अगर नंबर 1 है तो नेम क्या आएगा, अन, एब्रिविएशन u। लिखते चलो बच्चे। अगर डिजिट 2 है तो नेम आएगा बाय, एब्रिविएशन b। 3 है तो ट्राई, एब्रिविएशन t। 4 है तो क्वाड, एब्रिविएशन q। 5 के लिए पेंट p। 6 के लिए हेक्स h। 7 के लिए सेप्ट s। 8 के लिए ऑक्ट o। 9 के लिए n e। डन है ये। अब इनको यूज कैसे करना है, इनको यूज कैसे करेंगे एक बार समझो बच्चा। पहले मान लो हमारे पास एक एटॉमिक नंबर है 108, हमारे पास नंबर क्या है 108। अब 1 के हिसाब से हम 1 को क्या नाम देंगे, 1 का नाम क्या है, अन, है ना। 1 के लिए हमने क्या रखा हो यहां पे, अगर हम 1 के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो 1 हमारे पास है अन। तो अगर नाम करना है तो 1 के लिए मैं क्या लिखूंगा, अन, un। अब 0 के लिए क्या लिखते हैं, निल। 8 के लिए क्या आएगा, ऑक्ट। और फिर em लास्ट में हमने उसके लिख देना है, उसके लास्ट में ium ऐड कर देना है, em। तो अन निल ऑक्टियम, पता चला। ये कर सकते हो किसी का भी, डन है, ठीक है ना। ये वैसे तो देखो बच्चा जो अनडिस्कवर्ड एलिमेंट है उनके लिए करेंगे। अब तुम कहोगे नहीं मैं तो कॉपर का 29 को लिखना चाहता हूं या चाहती हूँ, भाई 29 तो ऑलरेडी डिस्कवर्ड एटम है, उसके लिए नहीं। दूसरा हम लास्ट में em कब लिखते हैं, em हमेशा लिखते हैं मेनली जो मेटालिक प्रॉपर्टीज पोजेस करते हैं। ये भी हम धीरे धीरे आगे चैप्टर प्रोसीड करेगा तो समझेंगे कि जितना बड़ा साइज होता जाएगा उतना मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता रहता है। तो हम ये मान के चल सकते हैं कि बेशक ये नॉन मेटालिक के साइड में है, ये सारे नॉन मेटालिक कैरेक्टर वाली चीजें, और उनके लास्ट में नीचे आते आते यहाँ पे मेटालिक कैरेक्टर डोमिनेट करता है, तो ये मेटालिक कैरेक्टर ही पोजेस करेंगे। तो इसलिए हमने लास्ट में em लिखा है। तो मैं किसी के लिए भी नहीं लिखूंगा, ये मेनली 100 के बाद वालों के लिए रखेंगे। क्लियर है ये, ठीक है। जिनका कॉमन नेम हमारे पास नहीं है, अनडिस्कवर्ड एलिमेंट है, तो उनके नेमिंग के लिए हमने ये रूल फॉलो किया। सिंपल नाम है बच्चे, सिंपल रहेगा। और इनका जो सिंबल बनेगा तो वो क्या बनेगा, देखो 108 के लिए UNO। U किसके लिए है हमारे पास, एब्रिविएशन 1 के लिए,
ओ किसके लिए एब्रीवेशन है बच्चा? ओ की एब्रीवेशन एन थी, नील, मतलब ओ कह रहा हूं जीरो, सॉरी, जीरो के लिए एब्रीवेशन क्या थी? एन। और 8 के लिए हमारे पास क्या थी? ऑक्ट के लिए ओ, तो ये UNO हमारे पास बन जाता है। सिंपल सी बात है, कोई टफ नहीं है यहां पे। चलो, अब इसके बाद हमारे पास क्या आता है, जो मैं अभी पीरियोडिक टेबल में तुम्हें बता रहा था कि हमारे पास जो पहले दो ग्रुप्स हैं, पहले दो ग्रुप है, उनको हम क्या कहते हैं बच्चा? एस ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। जो उसके बाद सेकंड से लेके 13 से पहले तक, ये जो 10 हैं पूरे, ये क्या बनेंगे? डी ब्लॉक एलिमेंट। और 13 से लेके 18 तक वाले क्या होते हैं? पी ब्लॉक। और फिर बीच में जो लास्ट में नीचे अलग से लिखे हुए थे, वो अलग से कैसे लिखे थे, ध्यान से अगर देख पाओगे तो यहां 57 से 71 वाले और 89 से 103 वाले, ये जो बीच में कहीं डी के एकदम से आ गए हैं, इनको कहते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट, लेंथनॉइड और एक्टिनॉइड सीरीज। तो वो ऐसा नहीं है कि नीचे कहीं अलग से हैं, ये क्या है? ये डी ब्लॉक के इस वाले ग्रुप के ही एलिमेंट है, बस हमने उनको लिखा यहां पे अलग से। उसका रीजन है क्योंकि वो डी वालों के बीच में ये एफ ऑर्बिटल आ जाता है, तो ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। क्लियर है ये? तो SPDF ऑर्बिटल्स जो पीरियोडिक टेबल उसके अकॉर्डिंगली क्लियर हो गया। तो एस ऑर्बिटल हमें कैसे पता चलेगा कि कोई एलिमेंट एस ऑर्बिटल में लाई करता है कि नहीं? अगर उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में फॉल करेगा तो हम क्या कहेंगे? एस ऑर्बिटल है। किसी का अगर जो पी ऑर्बिटल में फॉल करेगा, जैसे मान लो ऑक्सीजन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखोगे? 1s2 2s2 2p4, तो आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो पी ऑर्बिटल में, p4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी, तो वो पी ऑर्बिटल के अंदर लाई करेगा और वो पी ऑर्बिटल एलिमेंट कहलाएगा। क्लियर है? ऐसे ही किसी का डी ऑर्बिटल में आएगा, मान लो आयरन है, एटॉमिक नंबर 26, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d, कितना बना? 3d4 है ना? 3d4 तो नहीं बन रहा है, करो जरा, क्योंकि अगर 3d4 बन रहा होता तो 4s2 नहीं हो सकता, 4s1 होके आगे जंप कर जाता है ना? आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो फटाफट से, लिखो जल्दी। एटॉमिक नंबर कितना है उसका? 26 है ना? 3d6, ठीक है। 4s2 3d6, तो जो 3d6 है हमारे पास, मतलब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन डी के अंदर लाई कर रहे हैं। और एक और ध्यान रखो, ये 4s2 3d4 पे जहां मैं रुका था वो किसका था? एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, याद रखना। 4s2 3d4 किसी की नहीं है, 4s1 3d5 आ जाती है, याद है ना? वो क्रोमियम और कॉपर वाली हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। चलो, तो ये बात समझ में आ रहा है तुम्हें? एक सिंपल सी चीज पता चल गई है कि अगर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में फॉल करता है वो एलिमेंट उसी ऑर्बिटल में को बिलोंग करता होता है। SPDF ऑर्बिटल्स का पता चल गया, ठीक है। अब आता है बच्चा, देखो एस ऑर्बिटल एलिमेंट्स क्या है हमारे पास? एस ब्लॉक एलिमेंट्स, एस ब्लॉक है एलिमेंट इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन द एस ऑर्बिटल, वो एस ब्लॉक में लाई करेगा। ग्रुप 1 एल्कलाई मेटल्स, ग्रुप 2 एल्कलाई अर्थ मेटल, ये सिर्फ नाम है उनके। फर्स्ट ग्रुप का नाम क्या है? एल्कलाई मेटल्स, और सेकंड ग्रुप का नाम है एल्कलाई अर्थ मेटल। फर्स्ट की स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1, सेकंड वाले की NS2। n क्या हो सकता है? 1 2 3 4 5 6 7, और इस केस में भी n क्या हो सकता है? 1 2 3 4 5 6 7, डन है। वो हमें पता है, लेकिन NS2 में एक एक्सेप्शनल है, हीलियम। हीलियम NS2 है, 1s2 है, लेकिन फिर भी वो एस ब्लॉक को बिलोंग नहीं करता, वो नोबल गैसेस की कैटेगरी में आ जाता है। तो इसीलिए यहां पे अगर मैं ये 1 हटा दूं तो ज्यादा ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि अगर मैं एल्कलाई अर्थ मेटल्स की बात करता हूं तो एल्कलाई अर्थ मेटल्स के अंदर जो पहला ही एलिमेंट आएगा वो बेरिलियम से आ रहा है ना? तो n की वैल्यू 2 आएगी, 2s2 3s2 4s2 5s2 6s2, ठीक है ना? ये समझ में आ रही है बात? किसी को दिक्कत है इसमें? चलो, अब इसमें आएगा दे आर सॉफ्ट मेटल्स विद लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये सबको पता है, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, ये हमने 10th क्लास में पढ़ा था मेटल एंड नॉन मेटल्स में। ओनली मेटल विच कैन बी कट विद नाइफ, कौन कौन सा था? सोडियम और पोटेशियम। और सोडियम स्पेसिफिकली हम कहते हैं, तो जो सोडियम वाली कैटेगरी है ये सारे के सारे क्या है? ये एल्कलाई मेटल्स के अंदर लाई करते हैं, और एल्कलाई मेटल्स क्या होते हैं? सॉफ्ट मेटल्स रहेंगे, ठीक है। और ये लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट रहेगा बिकॉज ऑफ देयर लोअर आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब ये कुछ आगे बढ़ने से पहले कुछ सर्टेन कॉमन टर्म्स हैं बच्चा, इनको डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि चैप्टर में जगह जगह शब्द आएंगे। आयनाइजेशन, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मेटालिक करेक्टर, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर, इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर। पहले डिस्कस करते हैं भाई आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है।
आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? हाँ जी, जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है एटम जो एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए। एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड स्टेट में ले जाने के लिए, कुछ ऐसा ऐसा एनर्जी आउटमोस्ट से मतलब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। मेरी बात याद करो, सुनो जरा, समझो जरा। हमने बच्चे जब स्ट्रक्चर ऑफ एटम अभी पढ़ा था, उसके अंदर हमने आयनाइजेशन एनर्जी जब पूछी थी, तो हमने क्या करा था? स्ट्रक्चर ऑफ एटम हमने हमने क्या करा था? इफ सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाइड टू द एटम, इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट। बट वो जब एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है तो वो आयनाइजेशन एनर्जी नहीं है। आयनाइजेशन एनर्जी कब है? जब वो न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस से बाहर ही चला जाए, कहीं बाहर ही निकल गया है। तो हम ये नहीं कहते थे कि N2 की वैल्यू इंफिनिटी हो जानी चाहिए। याद आया? हमने जब फॉर्मूला लगाया था रिडबर्ग कांस्टेंट टाइम्स 1/ni का स्क्वायर प्लस माइनस 1/nf का स्क्वायर, तो वहां पर फाइनल जो स्टेट आनी थी वो इंफिनिटी आ जानी थी कि मैं अगर किसी एटम को एनर्जी दूं तो वो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दे हमेशा के लिए, वो वापस नहीं आएगा फिर। इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड। ये डेफिनेशन लिख लो साथ में, और ये वहां लिखो जहां भगवान के नाम का पेज छोटा हुआ है। भगवान के नाम के पेज का कंसेप्ट पता है ना सबको? हमारे नोटबुक के शुरू में जो एक दो पेज खाली छोड़ते हैं भगवान के नाम का, हमारे ये डेफिनेशन, ये फॉर्मुलास, ये भगवान ही है। उनको लिखो जो हर जगह पे काम आनी है। आयनाइजेशन एनर्जी है, इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड to lose an electron from an isolated gaseous atom। ये वर्ड पक्का लिखना है साथ में। It is the minimum amount of energy required to lose an electron from an isolated gaseous atom। तो जो कम से कम मुझे एनर्जी देनी पड़े किसी एटम को कि वो अपने इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दे, लूज कर दे, उसे हम क्या कहते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी। और यहां मैंने जो शब्द लिखवाया है, इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू लूज एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम, क्यों नहीं लिखवा दिया मैंने डायरेक्टली? फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम क्यों लिखवाया? अब इसका लॉजिक समझो। मेरे पास यहां पर मान लो बहुत सारे सब्सटेंस मिला जुला के एक ही है, ये अलग नहीं है। मान लेते हैं ये क्या है? ये एक ही सरफेस पे लगे हुए मेटल्स हैं। ये एक इकट्ठा एक ही बंच है ये, ठीक है? ये एक ही है सॉलिड सरफेस। मान लो सोडियम लगा लेते हैं। क्या सोडियम का एक अकेला इलेक्ट्रॉन मुझे मिलेगा कभी? कहां से मिलेगा? एक अकेला एटम मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। मुझे तो सोडियम का पूरा सरफेस मिल रहा है। मान लो यहां पे अगर जो कोई, मैं एक मेटालिक सरफेस अज्यूम कर लेता हूं, कोई भी मान लो, एक काम करते हैं यही लगा लो, ठीक है? ये मान लो एक मेटालिक सरफेस है। अगर ये प्योर मेटालिक सरफेस है, मैं इसको किसी एक्साइटेड एनर्जी के आगे डालूंगा तो इसे इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। पर ये एक एटम थोड़ी ना है, ये क्या है? ये तो एक पूरे एटम्स का गुच्छा है जिसने पूरा सरफेस बनाया। तो मुझे तो एक एटम के बारे में जानना है ना। और अब मैं एक एटम से अगर एनर्जी निकालना चाहता हूं, मान लो तुम सब हो, तुम सबके पास कुछ कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी है, और मैं तुमसे वो चीज छीनना चाहता हूं। मान लो तुम्हारे पास, सबके पास, कोई एक हाथ में सबके पास पेन है, तुमने स्ट्रांगली पकड़ा हुआ है, मैं आके पेन लेना चाहता हूं, तो मुझे कुछ सर्टेन एनर्जी देनी पड़ेगी। मैंने पहले लालच दे दिया, मैंने कहा आओ 2 टॉफी दे दूंगा, पेन फेंक दो, नहीं छोड़ रहे हो। मैंने कहा 3 टॉफी दे दूंगा, नहीं। फिर मैंने कहा 1 समोसा दे दूंगा, आधों के हाथ से पेन छूट गया। वो क्यों? क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी की मैक्सिमम लिमिट आ गई। लेकिन अब मान लो तुम आपस में बॉन्डेड हो। अब मान लो नीलाक्ष को मैंने कहा 1 समोसा दे दूंगा, अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दे। नीलाक्ष को दिख रहा है 1 समोसा सब में बटेगा, फायदा क्या हुआ? नहीं छोड़ रहा वो। क्यों? क्योंकि नीलाक्ष बाकी और एटम्स के साथ भी मेटालिक बॉन्ड में है। वो सारे मेटालिक बॉन्ड्स की वजह से वो आपस में जुड़े हुए हैं कि नहीं? तो वो अगर मुझे अकेले नीलाक्ष में से इलेक्ट्रॉन निकालना है, अकेले एक बच्चे के पास से पेन लेना है, तो पहले मुझे वो अकेला करना पड़ेगा। तो उसके लिए मुझे पहले मेटालिक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। अब जब वो मेटालिक बॉन्ड टूटा तो वो सॉलिड स्टेट में कभी कोई चीज रिएक्ट नहीं करती। हमेशा कैसे रिएक्ट करेगी? जब वो गैसियस फॉर्म में आएगी। तो मैंने फिर उसे एनर्जी दी, वो अब सॉलिड से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। अभी तक मैंने आयनाइजेशन नहीं दी है। मुझे, वो अलग बात है कि मुझे ये टोटल एनर्जी लगानी पड़ेगी। मुझे पहले नीलाक्ष को अलग से उठा के लाना पड़ेगा, फिर उसको गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर कहीं इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसका। ठीक है? ये बात समझ में आ रही है? तो मेन कहानी क्या? आयनाइजेशन एनर्जी इन सारी एनर्जीज का सम नहीं है। आयनाइजेशन एनर्जी अब जब एक एटम अकेला आ गया है मेरे पास,
इंडिविजुअल एटम इन गैसियस स्टेट, इसलिए क्या लिखा है, आइसोलेटेड गैसियस एटम। आइसोलेटेड का मतलब अब उस पर किसी और एटम का कोई इंफ्लुएंस नहीं है, मेटल नॉन मेटल किसी का कुछ नहीं, अकेला, और गैसियस फॉर्म में है, मतलब स्टेट का भी चेंज करने का पंगा नहीं। अब मुझे जितनी मिनिमम एनर्जी देनी पड़ेगी कि वो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दे, उस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। बात समझ में आई है? आयनाइजेशन एनर्जी इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू लूज एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। जस्टिफाइड। फिर आता है एक और टर्म, लिखो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये भी डेफिनेशन लिखो वहीं भगवान के पेज पे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये भी वर्ड हमने पढ़ा हुआ है 10th क्लास में, हमने नॉन मेटल कैरेक्टर पढ़ते हुए सुना था ये, कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है। अपने को पता है मेटल इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करता है ना, सबको पता ही है कि मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। जब नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो वो क्या करेगा, वो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा, एंड दैट इज इलेक्ट्रॉन gain enthalpy. It is the amount of energy, it is the maximum amount of energy released by an atom. It is the maximum amount of energy, yeah, it is the amount of energy released by an atom when electron is added to its shell. ठीक है, it is the amount of energy released when an electron is added to the atom. ठीक है, किसी एटम में अगर इलेक्ट्रॉन को ऐड किया जाए, इलेक्ट्रॉन दिया जाए उसे, तो उस गेन करते हुए जो एनर्जी रिलीज करेगा वो क्या आती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्लियर है बच्चा? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द एटम। ठीक है, ठीक बात है बच्चा, ये बात समझ में आई है? अब थर्ड डेफिनेशन लिखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थर्ड डेफिनेशन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, अब समझना जरा। अभी तक हमने बात करी आयनाइजेशन एनर्जी की, फिर हमने बात करी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। ये तब बात थी जब आयनाइजेशन एनर्जी तब काम कर रही थी जब एटम अकेला था, मेटल अकेला था। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तब काम कर रही थी जब नॉन मेटल अकेला था। लेकिन अब अगर मान लो दो नॉन मेटल्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बन गया है, क्या बन गया, कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। इवन आयनिक में भी ये काम करेगा, बट अब बात क्या है मुद्दे की, कि अब अलग अलग एटम नहीं है, उनके बीच में बॉन्ड बन चुका है। अब बॉन्ड बनने के बाद अगर वो दोनों एटम, ये जो मॉलिक्यूल है वो आइसो एटॉमिक नहीं है, अलग अलग है, हेट्रो एटॉमिक स्पीशी है, मतलब ए और बी के बीच में बॉन्ड बन रहा है, ए और बी वाला नहीं है। जैसे HCl का एग्जांपल लगा लो, ठीक है, तो वहां पर हाइड्रोजन और क्लोरीन, उनके बीच में एक बॉन्ड बना हुआ है। तो यहां पर क्लोरीन के पास कुछ एक्स्ट्रा टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की। ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नहीं है, ये क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो कि बॉन्ड बनने के बाद में बने हुए बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी तो क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लिखो, इट इज द टेंडेंसी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इट इज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट the shared pair of electron towards itself. It is the tendency to attract the shared pair of electrons toward itself. तो shared pair समझ रहे हो, एक बॉन्ड के अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स मिनिमम होंगे ही, है ना, मिनिमम के एक बॉन्ड के अंदर दो ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उस बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी को, ठीक है, हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लिख लिया बच्चे? It is the tendency to attract the shared pair of electron toward itself. Then ये तीन डेफिनेशन बहुत अच्छे से सबको पता होनी चाहिए, मतलब के साथ आती होनी चाहिए। अब ये टर्म्स जगह जगह यूज होंगी तो हमें मीनिंग पता होगा एटलीस्ट। अब यहां आता है जो हमारा टॉपिक, वापस से शुरू करते हैं। बिकॉज ऑफ देयर कौन, एस ब्लॉक, बिकॉज ऑफ देयर लो आयनाइजेशन एंथैल्पी these metals are highly reactive and hence never found pure in nature। मतलब क्या हुआ, अगर किसी की आयनाइजेशन एनर्जी कम है तो वो बहुत जल्दी रिएक्ट करेगा। क्यों भाई, यहां पर एक बच्चा है, मान लो ये बच्ची बैठी है आगे, मैंने कहा एक टॉफी दूंगा, ये फटाक से उठ के भाग गई, बहुत कम एनर्जी में ये इसने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया।
बहुत कम एनर्जी मिलती है, अगर एनर्जी रिलीज करेगी तो फटाक से रिएक्ट कर जाएगी, होगा कि नहीं? तो जितनी लो आयनाइजेशन एनर्जी है उतनी रिएक्टिविटी हाई है, जितनी रिएक्टिविटी हाई है उतना ही नेचर में अकेले मिलने के चांसेस नहीं है, क्योंकि वो हमेशा कंबाइंड स्टेट में ही मिलेगी किसी ना किसी के साथ। ये बात समझ में आ रही है? एक ऐसा एटम जो कि बहुत लो आयनाइजेशन एनर्जी पोजेस करता है, दैट मींस थोड़ी सी भी कहीं से उसे एनर्जी मिलेगी वो फटाक से इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर पोजेस करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा अपना, और जैसे इलेक्ट्रॉन रिलीज करा कैटाइन बना, कैटाइन किसी के साथ रिएक्ट करके मेटालिक बॉन्ड में या जैसे भी होगा वो बॉन्ड बना के हमें हमेशा कंबाइंड फॉर्म में मिलेगा कि नहीं? ये बात समझ में आई है? तो इसीलिए बिकॉज ऑफ देयर लो आयनाइजेशन एंथैल्पी दीज मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव एंड हेंस नेवर फाउंड प्योर इन नेचर। ये हमेशा कैसे मिलेंगे? कंबाइंड फॉर्म में। Reactivity of these metal increases on moving down the group as the distance between the electron and nucleus increases। अब ये एक बहुत ज्यादा रेलेवेंट सी बात बोली है मैंने यहाँ पे, इस पे ध्यान देना कि जो रिएक्टिविटी है ना वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती जा रही है। ऐसा क्यों भाई? रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज कर रही है, ऐसा क्या क्या हो रहा है कि डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती जा रही है? डाउन द ग्रुप मतलब ऊपर से नीचे आते हुए। अगर हम यहां पीरियोडिक टेबल में बात करें तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, ये जो हैं, तो यहां हाइड्रोजन से होते हुए फ्रेंशियम तक आते आते रिएक्टिविटी बहुत बढ़ गई है। इतने हाईली रिएक्टिव होते हैं कि सीजियम, फ्रेंशियम तो ऑलमोस्ट रेडियो एक्टिव हो जाते हैं। ये रेडिएशन से एमिट कर रहे हैं, खुद ही इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहे हैं, खुद ही न्यूक्लियस ही टूट रहा है इनका। क्यों भाई? ऐसा क्या हो गया? अब इसको समझना। मैं कौन हूं? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या है बेटा? प्रोटॉन्स जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं 1s1, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, बट बहुत पास पास, मैग्नीट्यूड बेशक कम था लेकिन फिर भी अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा थी। अगले में क्या आया? लिथियम, 3 प्रोटॉन्स एक इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर रहे हैं लेकिन डिस्टेंस बढ़ गया तो अट्रैक्टिव फोर्स थोड़ी कम हो गई होगी। अगले में क्या आ गया? सोडियम, और दूर 11 प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं लेकिन डिस्टेंस बहुत बढ़ गया। जितना दूर जाता जाएगा न्यूक्लियस उतना ही कम अट्रैक्ट कर पाएगा फिर इसे। हाँ, साथ ही साथ न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है क्योंकि प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके कंपैरेटिवली डिस्टेंस का जो इंफ्लुएंस है वो डोमिनेट ज्यादा करता है। जितना चार्ज बढ़ रहा है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स का भी तो बर्डन बढ़ रहा है, उतना ही इलेक्ट्रॉन्स को भी तो कम अट्रैक्ट कर पा रहा है वो। और जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो तो बहुत दूर चला गया, अब उसको अट्रैक्ट करना मुश्किल होगा। जितना न्यूक्लियस से दूर जाता जाएगा, कब दूर जाएगा? जैसे जैसे और शेल्स ऐड होती जाएंगी तो ऊपर से नीचे आते हुए 1 शेल, 2 शेल, 3 शेल, 4 शेल, 5 शेल, 7 शेल तक जाएगा कि नहीं? साइज इंक्रीज होता जा रहा है, न्यूक्लियस से बहुत डिस्टेंस बढ़ गया। जितना न्यूक्लियस से ज्यादा डिस्टेंस बढ़ेगा उतना आयनाइजेशन एनर्जी कम देनी पड़ेगी। इलेक्ट्रॉन को थोड़ी सी एनर्जी तो फटक करके निकल जाएगा वो। समझ में आई है? तो जितनी आयनाइजेशन एनर्जी कम हो गई है उतनी रिएक्टिविटी बढ़ गई है। बात समझ में आ गई है नीलाक्ष? पता चल रहा है? तो डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है बच्चा? मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि मेटालिक कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा? जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। समझ में आ गई है बात? तो डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस, with increase in size ionization energy decreases, with decrease in ionization energy reactivity increases and hence metallic character also increases। ये जो मैंने 4 बातें बोली हैं ये तुम्हें एरो डायग्राम के साथ खुद भी बना लेनी है, ठीक है ना? अपने क्विक नोट्स बनाएंगे इस चैप्टर के, बहुत कथा कहानी के फॉर्म में नहीं, 2 या 3 चैप्टर्स के अंदर। या तो बेस्ट पार्ट क्या होता है? पीरियोडिक टेबल बना लो अपना, एक छोटा सा चार्ट पे बना लो या फिर किसी नोटबुक के ही पेज पे बना लो। अगर चार्ट पे बना लोगे तो थोड़ी स्पेस खुल जाएगा, इसलिए A3 साइज पे, या नॉर्मल अगर नहीं फालतू पचड़े में पढ़ना है तो पिन पेज लो और उसके ऊपर बना लो बीच में, और उसमें ना लिख लो ऐसे कि डाउन द ग्रुप क्या होगा? साइज इंक्रीज होएगा, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, आयनाइजेशन एनर्जी घटेगी, और मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, आयनाइजेशन एनर्जी घटेगी, रिएक्टिविटी बढ़ेगी। ठीक है? तो ये समझ में आ गया बच्चे? रिएक्टिविटी ऑफ दीज मेटल इंक्रीजेस ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप। इसके बाद आता है दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड मेटेलिक एलिमेंट्स। वो भी समझ में आता है, क्यों? क्योंकि अपने को पता है जो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा स्टेबल नोबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन करने के लिए उसको क्या कहेंगे? मेटालिक। अरे यार बस,
देयर मेटालिक कैरेक्टर आल्सो इंक्रीजेस ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। एंड दे आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स। अब रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है बच्चा? रिड्यूसिंग एजेंट होता है जो खुद ऑक्सीडाइज होता है। ये कंसेप्ट समझना, ये अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया है। ये रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर में हम ज्यादा अच्छे से पढ़ते होते हैं, लेकिन 10th क्लास के अंदर भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के प्रोसेस में हमने एक डेफिनेशन करी थी कि ऑक्सीडेशन क्या होता है। ऑक्सीडेशन इज द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। लेकिन इसके साथ एक और डेफिनेशन जो बच्चा मेरे पास पढ़ा था उसको याद हो अगर, मैंने लिखवाई थी, इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन एटम। तो अगर किसी एटम से इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, बच्चे ध्यान दो, बस डिस्ट्रैक्ट मत हो, अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा तो वो रिलीज करेगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। दे आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट क्योंकि दे हैव द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेंगे, अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। एंड एल्कलाई मेटल्स लाइक पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम आर यूज्ड इन फोटोइलेक्ट्रिक सेल ड्यू टू देयर लो आयनाइजेशन एनर्जी। चलो खत्म, ये फोटोलिटिक सेल्स के अंदर यूज होंगे हमारे पास। फोटोलिटिक सेल्स बेसिकली क्या होता है? जो लाइट की प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करते हैं। बेटा एल्कलाई मेटल्स जो होते हैं, रुबिडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, सीजियम हो गया, जो डाउन द ग्रुप नीचे की तरफ वाले जितने भी एटम्स आते जा रहे हैं, मैंने क्या बोला था, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती जा रही है तो फटाक से इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं। फोटोलिटिक सेल्स में हमें चाहिए भी वही होता है। ठीक है, डन। इसी के साथ हमारा एस ब्लॉक खत्म। पी ब्लॉक हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।